हमारे पास एक खबर आती है कि पहलगाम में हमला हो गया, 26 लोग मारे गए, नाम पूछकर मारे गए, कलमा पढ़वा कर मारे गए, जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। हम यानी जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी कॉमरेड ने किया, वो मुश्किल दौर है। बल्कि थियोरिटिकली यानी विचारधारा के तौर के ऊपर भी ये तीनों चीज़ें समझना कोई आसान काम नहीं है। और इसमें ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे मुश्किल चीज़ है आतंकवाद को समझना। हमारे लेफ़्ट मूवमेंट की, लेफ़्ट विचारधारा की, मार्क्सिज्म की, लेनिनिज्म की जो समझ रही है, उसमें जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर आप उनके लेखों को, उनके वक्तव्यों को देखना शुरू करें तो थियोरी के लेवल के ऊपर, समझ के, विचारधारा के लेवल के ऊपर सबसे मुश्किल काम है आतंकवाद को समझना। मैंने भी जब कोशिश की कि आतंकवाद हम किसको कहेंगे और किसको हम आतंकवाद नहीं कहेंगे, तो ये एक बहुत मुश्किल सवाल था मेरे सामने। मुझे ये यकीन है कि आपके सामने भी और आम जनता के सामने भी ये एक बहुत मुश्किल सवाल आज मुंह बाहे खड़ा है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो भगत सिंह, राजगुरु दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे, 80 के दशक से पहले तक आतंकवादी होने का इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर लगाया जाता था। ये लेबल ज़्यादातर गुरिल्ला वॉरफेयर या रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो हिंसा का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते थे, ये उनके ऊपर लगाया जाता था। 80 के दशक के बाद और ख़ास तौर से सोवियत यूनियन के गिरने के बाद दुनिया में एक नया स्वरूप आतंकवाद, जिसे हम आज कहते हैं, वो उभरा। इसके उभरने की क्या वजह रही? मुझे याद है कि लैला खालिद जो एक रेवोल्यूशनरी थी और नौजवान फ़िलिस्तीनी थी, उन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया था और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो जाहिर है कि उन्हें आतंकवादी या टेररिस्ट कहा गया। लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा था और उसने उनके प्लेन को हाईजैक करना और ख़ास तौर से लेफ़्ट मूवमेंट ने सही उसको ठहराया था। आज के दौर में हमें नहीं दिखाई देता कि किसी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के ऊपर ये लेबल लगाया जा रहा, लेकिन कन्फ्यूजन है इसको लेकर के और समझ हमारी साफ नहीं है। ख़ास तौर से लेफ़्ट मूवमेंट जो दुनिया भर में है और हमारे देश में भी, उनके बीच में ये समझ साफ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त इम्पीरियलिज्म को सबसे बड़ी टक्कर वो ग्रुप दे रहे हैं जिनके ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन हमको पंजाब के आतंकवाद से जूझना पड़ा,
अगर अपने देश पे नज़र डालें, हमको कश्मीर के आतंकवाद से जूझना पड़ा, हमको नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से जूझना पड़ा, और नक्सल्स के ऊपर तो ये चार्ज लगातार लगता ही रहा है कि वो आतंकवादी। इसकी एक सिंपल सी बड़ी आसान परिभाषा ये है कि वो जो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं वो आतंकवादी। ये बड़ी आसान सी परिभाषा एक हमारे बीच में दी जाती। तो अगर इस परिभाषा के ऊपर जाएं तब फिर तो बहुत कुछ आतंकवाद के दायरे में आ जाता है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एक परिभाषा दी जाती है आतंकवाद की, और उसमें हम ये कहते हैं कि जो निर्दोष लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करके, कत्ल करके लोगों के बीच में भय फैलाते हैं, वो आतंकवादी। इस परिभाषा में भी बहुत सारे लोग आ जाएं। अगर हम देखें तो दो एक मिसाल ले लेते हैं। हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हुआ उस हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा, हम ये दो इंसिडेंट ले लेते हैं। क्या ये आतंकवाद की डेफिनेशन में, पहली और दूसरी दोनों डेफिनेशन में, दोनों परिभाषाओं के अंदर आएगा या नहीं? स्कूल से निकलते हुए बच्चे या स्कूल जाते हुए बच्चे पल भर में राख हो गए, उनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। वो टीचर्स खत्म हो गए जो स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे पल भर में खत्म हो गए। लाखों वो लोग जो डायरेक्टली सीधे तरीके से उस पॉलिटिक्स का जिसकी बात की जाती है हिस्सा नहीं थे, उस जंग का हिस्सा नहीं थे, और वो पल भर में ख़त्म कर दिए गए। तो क्या वो आतंकवाद की इस परिभाषा के अंदर आते हैं या नहीं आते? जिन्होंने बम गिराने का फैसला किया। और ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरा महायुद्ध ख़त्म होने वाला था, सरेंडर जापान करने वाला था, तब ये बम गिराए गए। खैर वो दूर की बात है। गांधी निहत्था एक बूढ़ा आदमी, और उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है। वो हमारे अंदर भी होता है, हमारे बाहर भी होता है, दूसरी पार्टीज भी होती हैं, लेकिन हमारे अंदर भी होता है। पर क्या गांधी का कत्ल टेररिस्ट एक्ट में आएगा या नहीं आएगा? आज जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है वो टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? या सिर्फ हम इंपीरियलिज्म के प्रोपेगेंडे को मान करके उसका सीधा ताल्लुक एक धर्म के साथ कर देंगे, और जब उनकी तरफ से कोई एक्ट होगा, उनकी तरफ से कहीं कत्ल किया जाएगा दुनिया के किसी कोने में, तब हम उसको टेररिज्म कहेंगे। यानी हम सिर्फ इस्लाम के साथ जोड़ करके जो हिंसक घटनाएं होंगी उनको टेररिज्म कहेंगे, बाकी को टेररिज्म नहीं कहेंगे।
ये सवाल आज के नौजवान और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने पिछले 4-5 दिन में उठाए हैं कि क्या जो देश के अंदर लिंचिंग हुई, गौरक्षा के ऊपर नाम के ऊपर जिनको घेर करके मारा गया और कत्ल किया गया, लाइब्रेरी के अंदर घुस करके एक स्टूडेंट जिसने मना किया था कि रंग मत डालो, मैं आज पढ़ रहा हूँ, उसको कत्ल कर दिया, उसकी लिंचिंग कर दी। क्या ये टेररिस्ट एक्ट माने जाएंगे या नहीं? तो इस परिभाषा में बड़ी परेशानी है, और इस परेशानी को, इस कंफ्यूजन को, क्योंकि ये हेजी आइडिया है, ये धुंधला आइडिया है, ये विचार अपने अंदर क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, हमें नहीं पता कि हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसका फ़ायदा अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोग उठाते हैं। हम कम्युनिस्ट, हम मार्क्सिस्ट कोशिश करते हैं कि चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, सफाई के साथ डिफाइन करें, उनकी परिभाषा दें, ताकि हम उनको ठीक तरह से समझ सकें। और हमेशा याद रखिए कि जो सबसे रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं समाज के अंदर, वो आइडियाज़ को हमेशा धुंधला रखना चाहते हैं ताकि अपनी बात को कभी भी बदल सकें। आज किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकें, कल किसी और पे वही इल्ज़ाम लगा सकें। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का आइडिया एक धुंधला आइडिया है, हिंदू राष्ट्र का आइडिया आज तक क्रिस्टलाइज नहीं किया गया, उसके ऊपर ये चिंता नहीं हुई कि इसकी डिटेल्स क्या होंगी। उसी तरह से ज़िया साहब के ज़माने में पाकिस्तान में जो मुस्लिम राष्ट्र क्रिएट करने की बात की गई, वो एक धुंधला आइडिया था। उस धुंधले आइडिया को जैसे चाहा उन्होंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और उसको दमन के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया। कश्मीरी जो रूढ़िवादी थे, अगर आप याद करें तो उनका क्या नारा था? उनका नारा था, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धुंधली बात है, इसमें बेईमानी के सारे गुर छुपे हुए हैं। इसमें ये बात छुप जाती है कि कल को कश्मीर का जो वो टेररिस्ट आज़ादी मांग रहे थे, उनसे ये सवाल ही नहीं पूछ सकते अब आप, जब वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अगर आज़ाद हो गया कश्मीर तो उसकी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, वहाँ सबको रोज़ी रोटी काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो धुंधले आइडियाज़ होते हैं, वो धुंधले आइडियाज़ का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस्तेमाल हमेशा रूढ़िवादी, रिएक्शनरी, हिंसक विचारधाराएं करती, और इसलिए कभी वो क्लियरली चीज़ों को डिफाइन नहीं करती। इसलिए आज तक न इंपीरियलिज्म और उसका ड्रिवन मीडिया और न हमारे देश का मीडिया आतंकवाद क्या है उसको डिफाइन करता है। जब चाहता है ये शोर मचाने लगता है कि आतंकवाद
इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है और जब चाहता है ये कहना लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप ये शिफ्ट लगातार होते हुए देखेंगे। इसलिए आतंकवाद पर हमारी विचारधारा की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस चीज को आतंकवाद कहेंगे और किस चीज को आतंकवाद नहीं कहेंगे। ये समझ डेवलप करना कि आतंकवाद क्या है, ये हमारे लिए आज के संदर्भ में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम न सिर्फ ये कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ सकें, बल्कि वो जो इस देश में, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी क्लैरिटी के साथ लड़ाई लड़ सकें और खड़े हो सकें। हमारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन से ग्रस्त ना हो। हमारे पास एक खबर आती है कि पहलगाम में हमला हो गया, 26 लोग मारे गए, नाम पूछकर के मारे गए, कलमा पढ़वा कर मारे गए, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। और हम लेफ्ट के लोगों की बात कर रहा हूं, हम कम्युनिस्ट, हम रेवोल्यूशनरी डिफेंसिव पर चले जाते हैं। हमारे पास इसका जवाब नहीं रहता। अब हम करें तो क्या करें? ऐसे वक्त में जब भावनाएं भड़काई जा रही हैं तो हमारा क्या रोल होगा? हम सवाल पूछने से कतराने लगते हैं। हमको भयानक दूसरी तरफ से रिएक्शन का खतरा महसूस होने लगता है। हमको ये महसूस होने लगता है कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारा साथ छोड़ देंगे शायद, अगर हमने मजबूती से अपनी बात को रखा। पुलवामा हमले के बाद भी यही हुआ और इस हमले के बाद भी यही हुआ। अगर मैं गलत कह रहा हूं बात को तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी समझ है कि हर आतंकवादी हमला जो है उसके बाद हम लेफ्ट के, खास तौर से ब्रॉड लेफ्ट के लोग एकदम डिफेंसिव पर चले जाते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि हमको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। जब भावनाओं में बहने लगे देश की जनता, तब हम क्या करें? उस वक्त हम घर में बैठ जाएं, चुप हो जाएं, कुछ देर के लिए ठंडा दिमाग रखें, बाद में बात करेंगे? नहीं मालूम होता हमको। तो इसलिए आतंकवाद के ऊपर क्लैरिटी की हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। आतंकवाद एक अजीब चीज़ है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के संदर्भ में। मैं दुनिया के संदर्भ में नहीं जा रहा, क्योंकि वो एक और लंबी बहस है जिसमें बहुत सारी गलतियां हमने की हैं। हिंदुस्तान के संदर्भ में हम इस बात को लोगों तक नहीं ले जा पाए कि आतंकवाद का फ़ायदा किसको होता है। हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी आंखों के सामने ये बात घटती है कि आतंकवाद पिछले 70 साल में जितनी बार भी हमला हुआ है और जिस ब्रांड का भी हमला हुआ है, उसमें हो सकता है
कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस ने बहुत सारी सीटों पर कब्जा कर लिया। लोग भावनाओं में बह करके कांग्रेस को एक ऐसी मेजॉरिटी दे दी जो उससे पहले कांग्रेस को नहीं मिली थी कभी। पर हमें यह क्लैरिटी नहीं थी कि अल्टीमेटली इसका फायदा आरएसएस और बीजेपी को ही होने जा रहा है। हर आतंकवादी हमला, हर आतंकवादी घटना, अगर आप देखें उसको तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठनों को हुआ है। इसके बावजूद कि जब कोई और सरकार रही है तो उस सरकार से सवाल पूछा गया है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, पर जब बीजेपी की सपोर्टेड सरकारें नहीं हैं या बीजेपी की सरकार पिछले 11 साल से है, आतंकवादी हमले का सवाल सीधे तरीके से उनसे नहीं पूछा जाता, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि ये बात इससे साफ और सीधे तरीके से जुड़ी हुई है कि हम जब डिफेंसिव पर चले जाते हैं तो फिर हम वक्त के ऊपर ये सवाल पूछने में भी हिचकते हैं कि ऐसा क्यों है। नहीं मालूम कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे, हमें ये नहीं मालूम कि कौन लोग थे। ये पुलवामा अटैक के बाद हमें नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे जो आए थे, किस तरह से आए थे, कैसे उन्होंने पार किया था बॉर्डर को, किस तरह से आरडीएक्स 300 किलो से ज़्यादा वो वहाँ घूमता रहा था। ये सब कुछ हमें नहीं मालूम, हमें एज पार्टी नहीं मालूम है और हमको एज इंडिविजुअल कम्युनिस्ट नहीं मालूम है और हमको एज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मालूम है। और हमें ये जो हमला हुआ है इसके बारे में भी शायद कभी पता ना लगे। लेकिन ऐसा कैसे है कि हर आतंकवादी हमला आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आतंकवादी हमले उसी वक्त हो रहे हैं जिस वक्त बीजेपी या आरएसएस किसी क्राइसिस में होती है? मैं आरएसएस बीजेपी नाम ले रहा हूं, लेकिन वो सब हैं आरएसएस। हमें कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए। अलग अलग नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, दुर्गा वाहिनी हो या बीजेपी हो, ये सब आरएसएस है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कम से कम कि ये एक ही संगठन है जो अलग अलग नामों से अलग अलग स्फीयर्स में काम करता है, और वो आरएसएस हमेशा इनको फायदा क्यों पहुंचाता है। और अगर इसी चीज को हम पाकिस्तान में देखें तो वहां जो कुछ हो रहा है, वहां जो कुछ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां कुछ कम हो रहा है। वहां भी जो आतंकवादी हमले हैं वो हमेशा मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ही क्यों फायदा पहुंचाते हैं। तो ये क्लैरिटी कि आतंकवादी संगठन, हिंसक संगठन ही आज इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, मुझे कम से कम इस बात पर बहुत शक है, इस फॉर्मुलेशन के ऊपर बहुत शक है।
ये फॉर्मुलेशन मेरे ख्याल में एक ख़तरनाक फॉर्मुलेशन है। हमें आतंकवाद का न सिर्फ ये कि लगातार उसकी मुखालफत करनी चाहिए, हर शक्ल के आतंकवाद की मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचा रहा है न सिर्फ इम्पीरियलिज्म को, बल्कि हमें ये भी मालूम है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे संगठन जिनके ऊपर आज आतंकवादी होने का लेबल लगा हुआ है, इम्पीरियलिज्म की पैदावार है। डायरेक्ट फंडिंग के साथ उनको खड़ा किया गया है। हमास को खड़ा करने में अमेरिका और इजराइल की भूमिका रही है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज उसकी क्या शक्ल है, आज क्या कर रहा है हमास, आज इजराइल क्या कर रहा है, इसके लिए ये संदर्भ भी बहुत ज़रूरी है कि पीएलओ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए और हिंसक ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की गई और पीएलओ ख़त्म हो गया। अपने देश के अंदर जाहिर है कि हमारी ये समझ है कि कम्युनलिज्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का नतीजा रही। कॉमरेड, जब बंद करना हो आप बता दीजिएगा, 5 मिनट पहले मैं बंद तो करना ही नहीं है, शुरू करना था। ये हमारी समझ रही है, ये हमारे लेफ्ट की समझ रही है और इस समझ को हमने दूर दूर तक लोगों में फैलाया है। और मैं समझता हूँ कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस 20वीं सदी की दूसरी दहाई के बाद उनका एहसान मानना चाहिए कि 100 साल में उन्होंने इस आइडिया को कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने हमारे देश के अंदर कम्युनलिज्म को जन्म दिया है, ये लोगों की आज भी ज़बान पर है। और इसमें लेफ्ट का बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो लेफ्ट समझ से, मार्क्सिस्ट समझ से, लेनिनिस्ट समझ से आज हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं, फैले हुए हैं और उनको तोड़ना आरएसएस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको ख़त्म करना भी आरएसएस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूँ, सुबह को बात भी हो रही थी हमारी से पहले, लेकिन उसमें ना जाते हुए, उस पर कभी और बात हो सकती है, उसमें ना जाते हुए ये आइडिया कि कम्युनलिज्म का सीधा रिश्ता डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ है, ये लेफ्ट की देन है। और वामपंथ का इस तरह की समझ डेवलप करने में जो रोल रहा है, उसकी वजह से आज भी हम और हमारे साथ जनता का एक बहुत बड़ा तबका खड़ा हो पाता है इस विचार को लेकर के कि कम्युनलिज्म बुरी चीज़। अगर हम ये विचार कि ये डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जनता में पिछले 100 साल में लगभग हमने ना फैलाया होता तो फिर कम्युनलिज्म अच्छी चीज़ भी हो सकता था, जिसकी पूरी भरपूर कोशिश आरएसएस ने की है, जिसकी भरपूर कोशिश हर बार जब बीजेपी की सरकार आई है या बीजेपी की सपोर्टेड सरकार आई है, उसने उस विचार को फैलाने की कोशिश की। कम्युनलिज्म
बहुत सारे जो अंग्रेज़ों के एक्सपेरिमेंट्स थे डिवाइड एंड रूल के, यानी भाषाओं में बांटने की कोशिश, खान पान में बांटने की कोशिश, साउथ और नॉर्थ में बांटने की कोशिश लोगों को, या जातियों में बांटने की कोशिश, या मैं पहले एक वक्तव्य में यहाँ भी कह चुका हूँ इस बात को कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी दरारें हैं। जाति की दरारें सबसे ज़्यादा शायद मजबूत दरारें, सबसे ज़्यादा फैली हुई दरारें हैं, और वो ज़ख्म जो हैं पिछले 5000 साल से रिस रहे हैं। उन सब का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सबसे कारगर डिवाइड जो थी, जो सबसे कारगर दरार थी अंग्रेज़ों के लिए, वो हिंदू और मुसलमान की दरार थी, और सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी का इस्तेमाल किया। 1920 के दशक से लेकर के 1857 में, और उससे पहले भी कोशिश की गई, ये एविडेंस मौजूद है, और अंग्रेज़ों ने ही रिकॉर्ड किए हैं ये सारे के सारे एविडेंसेस। ख़ास तौर से 1920 और 1930 का पीरियड जो है, उसमें हिंदू मुसलमान डिवाइड को इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की गई, बड़े बड़े दंगे कराए गए, और हमें मालूम है कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान को उन्होंने डिवाइड कर दिया। सब कॉन्टिनेंट था, इसको वो डिवाइड करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यहाँ से चले गए, और ये ज़ख्म रिश्ता हुआ छोड़ के चले गए। हिंदू और मुस्लिम डिवाइड का इस्तेमाल मुसलमान और हिंदू कम्युनलिज्म ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के किया, और इसीलिए मैं, चाहे वो पाकिस्तान के कम्युनलिस्ट हों या हिंदुस्तान के कम्युनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, दोनों को अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें ही कहता हूँ, क्योंकि ये भी उसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनलिज्म को। कम्युनलिज्म में ख़ास तौर से दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। एक नफ़रत है, यानी मुझसे जो अलग है, मुझसे जो फ़र्क है, मैं उससे इसलिए नफ़रत करता हूँ कि वो मुझसे फ़र्क है, किसी और वजह की ज़रूरत नहीं। तो ये नफ़रत तो कास्ट में भी है, ये नफ़रत रीजन में भी है, ये नफ़रत लैंग्वेज में भी है, हमारे यहाँ ज़बानें में, क्योंकि कोई अलग है। ये कम्युनलिज्म का एक हिस्सा है, और कम्युनलिज्म का दूसरा हिस्सा है हिंसा। नफ़रत हमेशा हिंसा नहीं होती, यानी एक स्पेक्ट्रम है जिसके एक हिस्से के ऊपर नफ़रत है और दूसरे हिस्से के ऊपर हिंसा है। ये हिंसा हमेशा नफ़रत में नहीं बदलती, और ये नफ़रत हमेशा हिंसा में नहीं बदलती। बहुत सारे बहुत कम्युनलिस्ट लोग जो बिल्कुल नफ़रत करते हैं, वो आपको हिंसा करते हुए नहीं दिखाई देंगे। कॉमरेड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से कम्युनलिज्म को भी नहीं समझ पाए, लेकिन जितना कुछ हम समझे, और शायद अगर हम अपने लीडर्स के वक्तव्य देखें, उनके आर्टिकल्स देखें, पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, पीडी में जो आर्टिकल्स छपते रहें कम्युनलिज्म के ऊपर, तो उससे ये हमें महसूस होगा और ये बात एविडेंट हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा काम लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स ने ही किया है। तो ये बात रिपीट करते रहना कि हम नहीं समझे कम्युनलिज्म को गलत होगा।
हमने सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश की, पर हम पूरी तरह इसलिए नहीं समझ पाए कि वही प्रॉब्लम जो हमें आतंकवाद की डेफिनेशन में दिखाई देती है, वही ग्रे एरियाज और हेजी धुंधलापन कम्युनलिज्म के साथ में है। यहाँ सिर्फ आप सबको मालूम होगा, लेकिन एक बात दोहरा दूं कि कम्युनलिज्म शब्द का अगर आप यूरोप में इस्तेमाल करें तो वहाँ आपको रिएक्शन मिलेगा, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ कम्युनलिज्म है? हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी समझ कम्युनलिज्म की ये है कि आपस में लोग मिलते जुलते हैं, खाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उसको वो कम्युनल एक्ट कहते हैं और उसको एनकरेज किया जाता है। हमारे यहाँ जिस तरह सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बदली हमने, उसी तरह से कम्युनलिज्म की डेफिनेशन भी, शब्द को भी बदल दिया। सेक्युलरिज्म का मतलब बिल्कुल भी यूरोप के अंदर ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ऐसा कोई मतलब। सेक्युलर वर्ल्ड का मतलब है साइंटिफिक होना। सेक्युलर वर्ल्ड का मतलब ये है अंग्रेजी ज़बान में और यूरोप में कि जब आप भगवान में विश्वास किए बिना चीज़ों को साइंटिफिकली परखते हैं तो उसको सेक्युलर कहते हैं, तब आप सेक्युलर बात कर रहे हैं। बिना किसी सुपर नेचुरल पावर को इन्वोक किए हुए आपका अगर एटीट्यूड है तो वो, जब हमारे यहाँ ये दोनों शब्द आते हैं तो उनमें बदलाव आ जाता है। हम सेक्युलरिज्म को सर्वधर्म समभाव की नज़र से देखते हैं। हमारे यहाँ ये मतलब सारे धर्मों को बराबर की, और कम्युनलिज्म को हम इस नज़र से देखते हैं। हमारे यहाँ मतलब ये है कि अगर आप अपने धर्म को मानते हैं और दूसरे से नफरत करते हैं तो आप कम्युनल हैं। ये सिर्फ एक नोट की तरह से मैंने आपके बीच में छोड़ रहा हूँ और अपनी बात पे वापस आता हूँ कि हमारे यहाँ कम्युनलिज्म के शेड्स हैं। यानी हम, हो सकता है कि अगर कोई मुसलमान 4 हिंदुओं के बीच में हो तो वो अच्छी अच्छी बातें करें और मुसलमानों को गाली ना दें और उन्हें आतंकवादी ना कहें, लेकिन जैसे ही वो मुसलमान चला जाए फिर डिस्कोर्स बदल जाए, फिर बातचीत का तरीका बदल जाए, फिर आज़ादी की सांस आप लेने लगें और फिर कहें कि मुसलमान तो बहुत घटिया होते हैं, गंदे होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, 4 बीवियां रखते हैं, वगैरह वगैरह शुरू। और यही मुसलमानों के बीच में कि अगर 4 मुसलमान 5 मुसलमान हैं, एक हिंदू मौजूद है तो ज़रा संभल के बोलो। ये हिंसक नहीं है लोग, पर ये कम्युनल हैं, ये कास्टिस्ट हैं, इनके अंदर नफरत छुपी हुई है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस नफरत का इस्तेमाल करके हिंसा फैलाते हैं। कॉमरेड, दोनों खतरनाक हैं। दोनों इसलिए खतरनाक हैं और इक्वली खतरनाक हैं कि हिंसा कम्युनलिज्म को, नफरत को बढ़ावा देने को, उसको क्रिस्टलाइज करने को या उसको एक लेवल ऊपर उछालने के लिए इस्तेमाल होती है।
वो टेररिज्म वाली हिंसा हो या 2002 के दंगे हों गुजरात के, या 2013 के दंगे हों यूपी के, या आपके यहाँ लिंचिंग हो, वो नफरत को उन लोगों के बीच जो कमरे में बैठ कर के नफरत की बातें करते हैं उसको बढ़ाती है। और ये लोग उस हिंसा को जस्टिफाई करने का काम करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। और तब हम रिट्रीट पे चले जाते हैं। ये जब तक 1 और 4 वाला मामला है तब तक हम लेफ्टिस्ट सेक्युलर लोग इससे लड़ना जानते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि अभी वो मुसलमान यहाँ खड़ा हुआ था तब तक तुम कुछ और बात कर रहे थे और अब तुमने बात बदल दी अपनी। हम बड़े आराम से इनके साथ इनको इनका झूठा चेहरा दिखा सकते हैं। लेकिन जब हिंसा हो जाती है तब फिर जो ये नफरत स्वरूप लेती है, इसमें अपनी बात कहना मुश्किल हो जाता है, हमको डिफेंसिव पे जाना पड़ता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा वक्त कैसे कम्युनलिज्म का चरित्र बदल रहा है उसके ऊपर आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं इस बात को लिख भी चुका हूं कि पहली बार मेरा एनकाउंटर, मेरी पहचान कम्युनल हिंसा से तब हुई जब एक दिन स्कूल की घंटी अचानक इस तरह बजने लगी कि वो गलत वक्त था और वो छुट्टी की घंटी थी, और हम सारे बच्चे खुश होकर के भागे कि छुट्टी आज दूसरे या तीसरे पीरियड में ही हो गई। उस वक्त दंगा हुआ था और जब घर पहुंचे तो जितने लोग वहाँ रहते थे कॉलोनी में, हमारे 7-8 घर थे टीचर्स के, हम लोग सारे के सारे उठ करके खींच के हम बच्चों को वापस स्कूल की बाउंड्री के अंदर ले जाया गया प्रोटेक्शन के लिए। ये मेरा पहला एनकाउंटर था अलीगढ़ के दंगे के साथ, जो मुझे याद है, 1962 की ही बात है। धीरे धीरे एसएफआई तक पहुंचे, राहत के काम में भाग लेना शुरू किया। जिनके घर जल गए, बर्तन टूट फूट गए, उनके बीच में जाके राशन पहुंचाना, रसद पहुंचाना, वो सारे काम शुरू किए। तो ये बात साफ होने लगी कि हिंदू कम्युनलिज्म हो या मुस्लिम कम्युनलिज्म हो, दोनों इक्वली ख़तरनाक हैं और दोनों गरीब आदमी के ऊपर हमला करते हैं। ये बड़ा क्लियर था कि मेरे बचपन में, यानी 60s की बात कर रहा हूं, कि मिडिल क्लास मुसलमान और मिडिल क्लास हिंदू सेफ था। हमले उसके ऊपर नहीं होते थे, उन दोनों के बीच में हिंसा नहीं होती थी। हिंसा होती थी आउटस्कर्ट्स में, उन जगहों के ऊपर जहां बहुत थिक आबादी थी, गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू की। और जो बाहर का बिल्कुल एरिया था, जहां ताले की फैक्ट्रीज थी, वहां कर्फ्यू भी नहीं लगता था, वो चलती रहती थी। तो एक इकोनॉमिक्स भी थी इस कम्युनलिज्म की। उसके ऊपर पेपर भी लिखे गए हैं, शोध भी हुआ है, जिनसे मैं एग्री करता हूं कि जब छोटा ताले बनाने वाला अपना मार्केट बढ़ाने लगता था, तो 5 साल बाद ये बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक मिल करके एक दंगा करवा देते थे उस इलाके में जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ
मिल करके ताले बनाते थे, वहाँ पर कर्फ्यू लग जाता था, वो सारी कॉटेज इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती थी। बड़े जो ताला बेचने वाले थी फैक्ट्रीज़, जिसमें रोज़ लॉक फैक्ट्री भी हुआ करती थी, उनका मार्केट इंटैक्ट रहता था, वापस लौट आता था, क्योंकि ये उनका मार्केट खाने लगते थे। ये नॉर्मल एक चीज़ थी कि 15 दिन के कर्फ्यू के बाद लोग लौट आते थे, अपने जले हुए घरों को, झोपड़ियों को, झुग्गियों को वापस ठीक करना शुरू करते थे। बर्तन भांडे ये सब कुछ वापस ज़िंदगी को ढर्रे पे डालने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती थी इकट्ठा करने लगते थे, और फिर शायद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद एक और दंगा हो जाता है। लेकिन अलीगढ़ में ही 70s के आखिर तक आते आते एक नई चीज़ देखने को मिली, और वो ये चीज़ थी कि एक सिनेमा हॉल बना, मुसलमान आबादी की तरफ उसका दरवाज़ा खुलता था, और उस दरवाज़े से जब रात को 12 बजे लोग निकलते थे तो शोर मचाते हुए निकलते थे। मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस दरवाज़े को बंद किया जाए। वो सिनेमा हॉल जनसंघ के एक एमएलए का था, और वहाँ दंगा हुआ। उस दंगे के बाद जो मुसलमान हिंदू इलाकों में रहते थे और जो हिंदू मुसलमान इलाकों में रहते थे, अपने घर औने पौने दाम बेच करके माइग्रेट कर। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जब प्रॉपर्टी डीलर्स एंटर हुए कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई दी। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, पॉलिटिक्स जो हो रही थी इसके अराउंड वो बिल्कुल अलग बात है, पर एक इकोनॉमिक एलिमेंट और एक नया क्लास इसमें ऐड हो गया जिसको दंगे से फ़ायदा था। और 1984 का जो राइट है सिखों के खिलाफ, उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो दंगे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे, उनको हम या सिख हिंदू दंगा या सिख कांग्रेस दंगा, आप उसे जो नाम देना चाहें, उसमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा प्रॉपर्टी डीलर्स का, लैंड माफिया का। क्योंकि सिख अमीर थे, गरीब भी थे, ज़्यादातर गरीब मरे, लेकिन जो अमीर सिख थे और साउथ एक्सटेंशन जैसी जगहों पर अपने घरों में रहते थे, उनके घरों पर अटैक हुआ था, आग लगाई गई थी, उन्होंने बहुत प्राइम प्रॉपर्टी को औने पौने दाम बेचा और दिल्ली छोड़ के चले गए। तीसरा एलिमेंट 92 के दंगे हैं जो हमें दिखाई देते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे में जो दंगे हुए उनमें लाखों मजदूर जो यूपी, ख़ासतौर से ईस्ट यूपी और बिहार का था, वो हिंदू मुसलमान दोनों लाखों की तादाद में उन दंगों के बीच, जब बम फटने के बाद 92 में बाबरी मस्जिद गिरी वगैरह वगैरह, उस दंगे में वो लोग वहाँ से छोड़ करके भागे। बिल्कुल वैसे ही हालत थी जैसी हालत कोविड के दौरान हुई। हिंदू मुसलमान मजदूर वहाँ से छोड़ करके भागा और उनकी बस्तियों को आग लगा करके लैंड माफिया ने उन जगहों को साफ कर दिया। अब सिर्फ प्रॉपर्टी एजेंट का मामला नहीं था, अब इन दंगों के अंदर शामिल थे लैंड माफिया, बिग लैंड माफिया। लेकिन आरएसएस की पॉलिटिक्स जो है वो खाली इससे सेटिस्फाइड नहीं थी।
उनके लिए सबसे बड़ा मसला था कि वो अभी तक 90s के दशक तक वो सिर्फ और सिर्फ शहरों में थे, गांव तक उनकी पहुंच नहीं थी। वो वीएचपी के द्वारा गांव तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे थे, पर बड़े लेवल के ऊपर गांव में पहुंच नहीं थी उनकी। 2002 का दंगा जो नरसंहार है, उसमें एक नई चीज़ ऐड हुई कि गांव के लोगों को और ख़ास तौर से ट्राइबल्स को मोबिलाइज किया गया इन दंगों को करने के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पिछले दौर के दंगे ऐसे होते थे कि 15 दिन के लिए लगा कर्फ्यू और उसके बाद लोग वापस आने शुरू हो गए। 2002 के दंगों में आरएसएस ने ये इंश्योर कर लिया कि मुसलमान वापस लौट के ना आए, अपने खेत और अपने घरों तक वापस ना आए। आज भी मुसलमान वापस नहीं जा पाए। और यही ईस्ट यूपी के जो दंगे थे मुजफ्फरनगर वगैरह के, वहाँ पर हमें देखने को मिला कि 70-80 हज़ार के करीब मुसलमानों को आपने उनके घरों से बाहर कर दिया, घरों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और उनको वापस नहीं आने दिया। तो कम्युनलिज्म की जिस रेंज की मैं बात कर रहा था वो कॉम्प्लेक्स है, वो जटिल है, उसका समझना मुश्किल सही पर ज़रूरी बहुत है। अगर हम आतंकवाद को नहीं समझ पाए, अगर हम कम्युनलिज्म के कैरेक्टर को नहीं समझ पाए, तो फिर हम इनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट विचारधारा साइंटिफिक विचारधारा होती है और हमेशा जटिल चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। हमारा काम उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल काम। उनके लिए बहुत आसान है ये कह देना कि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, एक किताब है, एक खुदा है, काफिरों को मारना लिखा हुआ है, काफिरों का कत्ल। सिंपल सी बात है, नफ़रत करो। नफ़रत फैलाना बहुत आसान काम है उनके लिए। मुसलमानों से ये कहना कि हिंदू तुम्हारी जान के पीछे लगे हुए हैं और तुम्हें जीने नहीं देंगे इसलिए अलग मुल्क बनाओ, बड़ा आसान है। ये फॉर्मुलेशंस बड़े आसान फॉर्मुलेशंस हैं, ये बहुत हेजी हैं, ये बहुत धुंधले हैं और इसलिए लोग मान लेते हैं इनको आसानी से। हमारा काम मुश्किल काम है। हमारे आर्गूमेंट्स मुश्किल आर्गूमेंट है। सुबह को अभी बात हो रही थी कॉमरेड से, उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चीन की वॉर में चीन के साथ थे। हाँ, अरेस्ट किए गए थे भाई, सीपीएम के काडर को अरेस्ट कर लिया गया था, लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया गया था। पर यह कह देना बड़ा आसान है कि चीन के साथ थे। इसको रिफ्यूट करना, इसकी जड़ में जाना कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए कम्युनलिज्म को समझाना, कम्युनलिज्म से फाइट करना, आतंकवाद से फाइट करना मुश्किल काम है, समझना मुश्किल काम है, समझाना भी उतना ही मुश्किल काम है। पर यह जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, हमें समझना है और हमारी जिम्मेदारी हमको पूरी करनी पड़ेगी। कम्युनलिज्म जैसा प्रेमचंद ने कहा है कि वो धर्म का चोला पहन के आता है, उसे इतनी शर्म आती है कि वो खुलेआम नहीं आ सकता, तो धर्म का चोला पहन के आता है। नेहरू का ये कहना कि अगर इस देश के अंदर फैशिज्म आएगा तो वो कम्युनलिज्म के द्वारा आएगा, मैं समझता हूँ दोनों बातें सही हैं। और हमें आज कम्युनलिज्म के बढ़ते कदम दिखाई दे रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उस हिस्ट्री का पार्ट हैं इस वक्त
जिसमें कम्युनलिज्म का चोला पहन करके इस देश के अंदर फैशिज्म बड़ी तेजी के साथ अपनी ग्रिप को बढ़ाता जा रहा है, मजबूत कर रहा है। एक तरफ आतंकवाद है, कम्युनलिज्म है, दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। कम से कम हमारे देश में तो बहुत ही गहरा संबंध है। अफ़गानिस्तान में परेशानियां दूसरी हैं आतंकवाद को लेकर के, लेकिन इस पूरे सेक्युलर स्ट्रक्चर के ऊपर ये खतरा इन दोनों तरफ से बहुत भयानक है आज। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मार्क्स ने कहा था विश्लेषण बहुत हो चुका, बदलाव कैसे लाया जाए। हम बहुत देर तक इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते रह सकते हैं। मेरे पास कोई आसान जवाब नहीं। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि सबसे पहले हमें अपने काडर को, अपने मेंबर्स को कम्युनलिज्म और आतंकवाद से बचाने के लिए साफ समझ पैदा करनी पड़ेगी, वरना आप इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कितना भी लड़ते रहिए, आपके नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। वो मज़दूर आपके साथ नहीं खड़ा होगा जिस मज़दूर की ज़िंदगी भर की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिस मज़दूर के 8 घंटे की लड़ाई, वेतन की लड़ाई, उसके बच्चों की, उसकी झुग्गी झोपड़ी के अंदर पानी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। अगर कम्युनलिज्म को आप नहीं समझते, आतंकवाद को अगर आप पूरी तरह से नहीं समझते और उनको समझाने में असमर्थ हैं, तो एक दिन आपके नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। एक दंगा काफ़ी है आपको ख़त्म करने के लिए, और हमेशा ख़त्म करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल के अंदर इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी सूरत से हिंदू मुसलमान दंगे बड़े लेवल के ऊपर हो जाए। ममता बनर्जी अपनी जगह पे रहेंगी, कांग्रेस अपनी जगह पे रहेगी। अगर बड़े लेवल के ऊपर दंगे होते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी वहां से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और यही कोशिश हमको दिखाई दे रही है केरल के अंदर। वो आपके ऊपर इकोनॉमिक लेवल के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मत उठाओ मजदूरों का सवाल को। आरएसएस ने कहीं आपसे ये नहीं कहा है कि महिलाओं के सवाल को मत उठाओ। आरएसएस ने कहीं नहीं कहा है कि सबको शिक्षा के सवाल को मत उठाओ। आरएसएस ने आपसे क्या कहा है, वो केरल हो या बंगाल हो, आपसे क्या कहा है? आपसे ये कहा है कि हम यहाँ कम्युनलिज्म के साथ आ रहे हैं और तुम में हिम्मत हो तो रोक लो। हम शबरीमाला का सवाल उठाएंगे, तुम में हिम्मत हो तो रोक लो। लड़ाई यहाँ है। लड़ाई कल्चरल फ्रंट के ऊपर है इस वक्त, लड़ाई धार्मिक फ्रंट के ऊपर है इस वक्त। और क्योंकि जनता को इस वक्त उम्मीद ये है ही नहीं कि कम्युनिस्ट हो या इंडिया गठबंधन हो वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को कोई बहुत अच्छा कर देगा कल को आकर के, हम ये यकीन दिला ही नहीं पाए हैं अवाम को कि कल को अगर सरकार आ गई तो हम इकोनॉमिकली उनके अपलिफ्टमेंट को एक नए लेवल के ऊपर ले जाएंगे। ऐसा कोई यकीन जनता को नहीं, और इसलिए उन्हें ये यकीन है कि अगर बीजेपी और आरएसएस रहेंगे तो कम से कम हिंदू राष्ट्र तो मिलेगा। कम से कम मुसलमानों को तो सबक सिखा दिया जाएगा।
कम से कम हमें इसकी आज़ादी तो होगी कि किसी भी टोपी वाले को सड़क के ऊपर 2 थप्पड़ लगा दें। ये ख्वाब है, ये ख्वाब है जो वो बेच रहे हैं। आतंकवाद उसमें उनकी मदद कर रहा है, मुस्लिम कम्युनलिज्म उसमें उनकी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, बदलने के लिए हमें समझना पड़ेगा और हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये काम आम नागरिक नहीं कर सकता। अगर एक वीएचपी की भीड़ 25 लोगों की, 30 लोगों की आ रही है और उनके हाथों में डंडे हैं, तो आम नागरिक से ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कहेगा मेरी 5000 साल की सभ्यता है, सर्वधर्म समभाव का मैं बहुत बड़ा प्रोपेगेटर हूँ और मैं तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता हूँ और इसलिए इनको मारने के लिए खड़ा हूँगा या इनके बीच में खड़ा हूँगा। नहीं होगा। वो कितना भी यकीन रखता हो, नहीं उतरेगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कम्युनलिस्ट हेट करने वाला वो आदमी जो हिंसक नहीं है, वो मस्जिद तोड़ने नहीं जाता। मस्जिद तोड़ने का काम किसी और को दिया हुआ है। तो अगर बाई फोर्स रोकना है सड़क के ऊपर, तो वो हमारी एज अ पार्टी जिम्मेदारी, हमारे संगठनों की जिम्मेदारी। और मैं समझता हूं कि हमसे सबसे बड़ी गलती 1992 में हुई थी, जब वो मस्जिद गिराई जा रही थी। तो सबसे बड़ा हमला मार्क्सिस्ट विचारधारा के ऊपर था, जिसे हम नहीं समझ पाए। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हमारी 3 बड़ी सरकारें थी उस वक्त, हमने मोबिलाइज किया होता कि हम नहीं टूटने देंगे इस मस्जिद को। इसलिए नहीं कि हम मस्जिद में यकीन रखते हैं। मुझसे पूछे तो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजा को स्कूल में बदल देना चाहिए। इस देश में बहुत हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं। इनफैक्ट ये मालूम होना चाहिए आपको कि इस देश के अंदर धार्मिक स्थल जो हैं वो स्कूल से आज भी ज़्यादा हैं। उनका नंबर जो रिकॉर्डेड है, जो सर्वे से रिकॉर्डेड हैं, वो स्कूल से कहीं ज़्यादा हैं। अब स्कूलों का हाल ये है कि उनको भी मंदिरों में बदल दिया जाएगा, जैसे वहाँ पाकिस्तान में स्कूलों को मस्जिदों में बदल दिया गया। लेकिन हमने उस वक्त खड़े होकर के ये नहीं कहा कि हम नहीं गिरने देंगे। अगर वो 50,000 लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे, तो हमने कॉल नहीं दी कि हम भी 50,000 लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और नहीं गिरने देंगे। हम कर सकते थे 50,000 लोगों को, उस वक्त हमारी ताकत थी, आज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारी जो समझ थी कम्युनलिज्म की और आतंकवाद की, उसको हमने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश नहीं की। ना हमने अपने काडर को ट्रेन किया पूरी तरह, ना हमने अपने मास फ्रंट्स को उसके लिए मोबिलाइज करने की कोशिश की जितनी करनी चाहिए थी, और ना ही हम वक्त के ऊपर खड़े हो पाए कि हम इसे नहीं होने देंगे। ये बात बिल्कुल सही है और इसका श्रेय पूरा का पूरा जाना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टीज़ को और कम्युनिस्ट मूवमेंट को, कि जब तक उनकी सरकारें रहीं, और आज भी केरल के अंदर इनकी हिम्मत नहीं है कि ये
कम्युनल दंगा कर पा रहा है। लेकिन देश के स्तर के ऊपर हम इसको नहीं कर पाए, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर हमें बदलाव के साथ खड़ा होना है और अगर देश के भविष्य की बात करनी है, तो आज ये बात मैं बार बार दोहराता रहा हूं कि हिस्ट्री में किसी एक पॉइंट के ऊपर समाज किस तरफ जाएगा उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन समाज एक ही रास्ता चुनता है। उन लाखों करोड़ों रास्तों में से एक ही रास्ता चुनता है। उस एक रास्ता चुनने में हमारा क्या रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी ये है, और ख़ास तौर से अगर मार्क्स की इस बात में हमें यकीन है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इज़ हाउ टू शेप हिस्ट्री। एनालाइज बहुत कर लिया, समझने की कोशिश कर ली कि कम्युनलिज्म क्या है, ये समझने की कोशिश कर ली कि आतंकवाद क्या है, हम समाज में किस तरह से हिस्ट्री को, इतिहास को रचेंगे, इसके ऊपर बहस बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा यकीन है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सीपीएम ही वो रोल अदा कर सकती है कि इस विचारों के संघर्ष में न सिर्फ ये कि और पार्टीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करे, बल्कि हम रास्ता दिखा सकें और दलों को, जिससे आगे आने वाली नस्लों का भविष्य वो ना हो जो पाकिस्तान में है। आप लोग पाकिस्तान नहीं गए, मैं 3-4 बार गया हूं। मेरे ख्याल में कुछ कॉमरेड शायद गए हों पाकिस्तान। आज भी भयानक स्थिति है, हमारे यहाँ से कहीं ज़्यादा भयानक। इन 10 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और हमारे सबके साथ आंखों के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अगर सही तरीके से अपना रोल अदा करें तो हम उस स्थिति में जाने से इस देश को बचा सकते हैं